कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेल, है ना, हार्ट फेलियर हो गया ऐसे माना जाता है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्लिनिकली ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो बंदा जो एकदम से ऐसे मर गया, उसको सीपीआर देना होता है, उसके हार्ट की पंपिंग 1 से 1.5 घंटा भी करनी पड़ती है, उसके बाद भी लोग जिंदा हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम अपने आप को मोबाइल रखेंगे, जितना ज्यादा हम चलते रहेंगे, उतना ही हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो आप ही हमें बताएं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन से मसाले हम खा सकते हैं। काली मिर्च हर कहीं पर भी, जितने भी माइक्रो चैनल्स हैं, कहीं पर भी कुछ भी जमा हुआ है, वो इसका काम ही, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये उसको वहां से उखाड़ के बाहर निकाल सकती है। ये एक ही फॉर्मूला और बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छा असर करता है। हार्ट अटैक को रोकने में अदरक और लहसुन का कितना रोल होता है? 30%, मतलब जहाँ 100 आने थे वहां 130 हो गए। इतनी परसेंटेज बढ़ जाती है हार्ट अटैक्स की सर्दियों में, क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है और ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को वो स्लो हो जाती है। तो उसको तेज करने के लिए अदरक और लहसुन को कच्चा और सब्जी में डाल के दोनों तरह से खाना चाहिए। घी जो है और फैट है, खास करके अगर मैं ब्रॉड वर्ड यूज करूँ तो फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अगर फैट हमारे लिए जरूरी नहीं होता तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी हमारी बॉडी में इतना फैट भरने की। तो एक वैगस नर्व एक्टिवेशन से हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारी चीजों की कमियां जो ये अकेला ये जूस ही पूरा कर सकता है। हमारी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है, हमारी जो नसों की ब्लॉकेज है उसको ठीक करने में, हमारे जो शरीर में ओवर ग्रोथ होते हैं उनको ठीक करने में ये हमारी हेल्प करता है। ये सारी चीजें करने से नसें अपने आप खुलती रहती हैं। नई भी खुलेगी ना तो नई बन जाएगी। ये मेरी रिसर्च या मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो किताबों में लिखा हुआ और ये तो रिसर्च बोलती है, और ये डॉक्टर बी एम हेगड़े जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज बोलती हैं। जी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, मुझे बुलाने के लिए फिर से नमस्कार। डॉक्टर अनु, अभी हमने हाल ही में देखा कि न्यूज देखी थी जिसमें देखा कि शेफाली जरीवाला को हार्ट अटैक आ गया, वो भी साइलेंट हार्ट अटैक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट अटैक ही होगा। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि हार्ट की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हार्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आपने अभी बोला कि शेफाली जरीवाला का आपने नाम लिया है, इस तरह से और बहुत सारे नाम हैं जिनको सडनली जो है उनकी डेथ हो गई और उनको कार्डियक अरेस्ट आया। तो एकदम से हार्ट बंद हो जाना एक बीमारी, ये बीमारी क्या है, ये तो सीधा डेथ ही हो जाती है। दूसरा होता है कि हार्ट अटैक आ जाना। तो हार्ट अटैक आने की वजह से लोग जो है काफी दिन तक उस समस्या से परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं और धीरे धीरे करके रिकवर करते हैं। ब्लॉकेजेस हो जाना नसों की, एरिथमिया मतलब जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाना, या फिर उसमें कई लोगों की जो हार्ट बीट है वो बीच में मिस होती है, तो इसको एरिथमियास बोलते हैं। तो ये जो है कॉमन चीजें हैं जो हार्ट को लेके होती हैं, मतलब हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, वेसल्स की ब्लॉकेज और एरिथमियास। तो मोटे मोटे तौर से अगर हम देखें तो ये 4 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी इंसान कैसे पता कर सकता है कि उसका दिल कमजोर हो गया है? देखिए, दिल जो है ये एक तरह से जो भी रॉ मटेरियल हमारी बॉडी में बना उसको हर जगह पे सप्लाई करने के लिए जो एक पुश, एक पंप से पूरे फोर्स से भेजता है। तो अगर हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो कुछ चीजें बॉडी में फील होती है। उनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है, मतलब जितनी भी हमने अभी बात करी ना कि 4 तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं मेनली, तो उन सभी में जो कॉमन है वो है सांस फूलना। तो सांस फूलना, हालांकि सांस फूलने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन चलते चलते सांस फूलना या कि बैठे बैठे ही, लेटे लेटे, सोते सोते भी सांस फूल सकती है। तो सांस फूलना, किसी काम करने के लिए स्ट्रेंथ फील नहीं होना, अपने शरीर में घबराहट होना कभी, और चेस्ट में पेन भी हो सकता है,
जकड़न हो सकती है, ऐसे लगता है कि कोई पकड़ के निचोड़ रहा है, इस तरह की पेन भी फील हो सकती है। या सुन्न हाथ, अगर हमारे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं बिना किसी वजह से और हमें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ तो हम अच्छे से खा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फील होता है कि इसमें खून ही नहीं जा रहा, सुन्न हो रहे हैं, अनयूजली ठंडे होने लग गए, पहले नहीं थे लेकिन अभी होने लग गए। ठीक है, कोई बॉडी पार्ट हमें ऐसे लगता है कि ये कम काम कर रहा है, या धड़कन एकदम से ऐसे गले में धड़कन फील होना, गले में भी कई बार धड़कन फील होने लग जाती है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन होती है, और कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें गले में हमें फटाफट से टैकीकार्डिया ऐसा रहता है कि जिसमें हमें गले में धड़कन फील होती है और बहुत तेज स्पीड से फील होती है, और वो हम कुछ हैवी एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तब भी होने लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें तो हमें नोटिस में आ जाती है ये चीजें कि ये मुझे पहले नहीं था, पहले मैं ये सब अच्छे से कर पाता था, लेकिन अब मैं बैठे बैठे ही मुझे घबराहट होने लगती है, बैठे बैठे ही मुझे एकदम से पसीना आ जाता है, बैठे बैठे ही एकदम से ऐसे लगता है कि ब्लैंक हो गए हैं, या चक्कर आ गया बिना किसी वजह से, या सांस फूलने लग गई है ना, या नंबनेस आ गई किसी बॉडी पार्ट में। तो ये सिम्टम्स ऐसे हैं, अगर हम उसको जल्दी नोटिस कर लें तो जल्दी पकड़ में आ जाती है चीजें। वैसे तो लोग ये सब कुछ जल्दी पकड़ ही नहीं पाते हैं, जब जा करके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। जहां तक टेस्ट की बात है तो बिना बात के टेस्ट करवाने ही चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि टेस्ट करवा के अगर हमें कोई सिम्टम्स नहीं है और हमें लगता है कि ये बीमारी निकल के आ गई तो वो सही नहीं है, वो भी गलत ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी बॉडी की फंक्शनिंग की मॉनिटरिंग। तो मैं रोज सुबह जब उठा हूं या मैं उठी हूं तो क्या मैं फ्रेश हूं, क्या मुझे उस समय जकड़न तो नहीं हो रही, क्या मैं उठ के चलने में मुझे सांस तो नहीं फूल रही, एक्टिविटीज करने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, खाना खा रहे हैं तो पच रहा है, अच्छे से नींद आ रही है, तो ये पेट अच्छे से साफ हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जब हम इनको इग्नोर करते हैं तब हमें पकड़ में नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमारे पकड़ में नहीं आ सकती। कार्डियक अरेस्ट एकदम से आ सकता है, उसके पहले भी जिसको वो आया है उसको फील होगा, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन बाकी जितनी भी दिक्कतें हैं, अरिथमिया है, हार्ट अटैक आने से पहले, हमारे आयुर्वेद में भी बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि मेन जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल जो साइंस एंड सिम्टम्स है, उसके आने से पहले कुछ प्री सिम्टम्स होते हैं जिनको पूर्व रूप कहा जाता है। तो वो बड़े माइल्ड माइल्ड उनकी फॉर्म में होते हैं, मतलब बड़े सिम्टम का छोटा रूप, तो वो हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। जरूरत है ध्यान देने की, जो हम नहीं करते, क्योंकि हम पूरा दिन लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं चीजों में, या तो खाने में या कमाने में, है ना, या फिर उड़ाने में। इन्हीं चीजों में हम उलझे रहते हैं, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं। वेट बढ़ता जा रहा है और हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, कल जाएंगे, परसों करेंगे एक्सरसाइज, है ना, उसके अगले दिन, अगले सोमवार से हम डाइट शुरू करेंगे, फलाने तरीके से ऐसे होगा, और वो कभी नहीं होता है। तो आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं, इग्नोर करते हैं अपनी बॉडी के साइंस को। बॉडी बताती है, हर समय बताती है। हम बैठे हैं, हम इस तरह से बैठे हुए दोनों, कुछ देर के बाद पैर सोने लगेगा क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन जाना बंद हो गया, तो वो जैसे जैसे स्लो होता है, तो बॉडी ने तो सिम्टम दिया ना, अब हम उसको इग्नोर करेंगे तो अगर हम बहुत समय तक, बहुत घंटों तक ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बॉडी के एक पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन जाएगा ही नहीं, वो पार्ट बिल्कुल काम करना बंद भी कर सकता है। तो बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, इंपॉर्टेंट है उस सिग्नल को एक्नॉलेज करना, उसको समझना, सुनना और उस पर एक्शन करना। जी, जैसे कि आपने अभी बात करी कि कार्डिक अरेस्ट भी होता है और हार्ट अटैक भी होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? 2-3 वर्ड है जिसको एक दूसरे के साथ में कंफ्यूज भी किया जाता है और इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ में यूज किया जाता है, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेल, है ना, हार्ट फेलियर हो गया ऐसे माना जाता है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये क्लिनिकली ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सिम्टम्स भी अलग है और इनकी मैनेजमेंट भी अलग तरह से है। इसको समझने के लिए ना हम बिजली की एग्जांपल लेते हैं।
अब हम इस कमरे में बैठे हुए हैं और एक बिल्डिंग है, ये एक उस बिल्डिंग का ये कमरा एक पार्ट है, तो ये समझ लीजिए कि ये हार्ट है। और इस बिल्डिंग में अगर मान लो किसी वजह से इसकी फ्यूज उड़ गया या कहीं ना कहीं इस कमरे की लाइट चली गई, इसको ऐसे समझते हैं, अगर इस कमरे की लाइट चली गई तो आप क्या करेंगे? जाके एमसीबी चेक करेंगे, है ना, कि कहाँ पे कुछ रुकावट है, कहाँ अगर उसकी सप्लाई में कहाँ प्रॉब्लम आई। सीधा आप ग्रिड पे तो नहीं जाओगे ना, नहीं, कि ग्रिड जाके देखते हैं कि इस कमरे की क्यों नहीं आ रही, बाकी बिल्डिंग की लाइट आ रही है, इस कमरे की बंद होगी, तो समझो कि इस कमरे को जो सप्लाई आ रही थी कहीं ना कहीं उसमें रास्ते में रुकावट आ गई जी। ये होता है हार्ट अटैक। इसमें क्या है, ऐसे हमारा हार्ट है हमारी मुट्ठी जितना, हर किसी का हार्ट अपनी मुट्ठी जितना ही होता है। देखिए दुनिया भर में लोग जब भी कोई अच्छी बात करते हैं अपने दिल पे ऐसे करके मुट्ठी बंद करके रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं। तो जो हमारा सबका हार्ट होता है वो बिल्कुल हमारी मुट्ठी जितना ही होता है और इसके जैसा ही दिखता है। अगर आप देखें अच्छे से तो वो ऐसा सा ही दिखता है। तो उसकी 3 दीवारें होती हैं, एक सामने वाली जिसको एंटीरियर कहते हैं, एक पीछे वाली जिसको पोस्टीरियर कहते हैं और एक नीचे वाली जिसको कि इंफीरियर कहते हैं। तो इन तीनों दीवारों को अलग ब्लड वेसल्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो 3 बड़े वेसल्स होते हैं, मतलब खून की जो नाड़ियां बोलते हैं जिसको, वो होती हैं, वो 3 बड़े होते हैं जो इन तीनों को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक ब्लड वेसल ने एक हिस्से को सप्लाई बंद कर दी किसी वजह से, तो उतना हिस्सा काम करना बंद करता है। उतना हिस्सा काम करने बंद करने से जो हार्ट पूरा यू यू करके एकदम पंप कर रहा था उसका एक हिस्सा पंप नहीं कर रहा है, एक हिस्सा पंप नहीं कर रहा। तो ब्लड की तो उस सिचुएशन में तेज दर्द फील होता है, घुटन महसूस होती है और सिम्टम्स आते हैं हार्ट अटैक के। और ये जो सिचुएशन है ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जहां पे प्रॉब्लम हार्ट में कहीं नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सप्लाई में कहीं रुकावट आ गई रास्ते में। तो उस रुकावट को दूर करना कर देंगे, ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो वो जो दीवार है उसको जब ब्लड मिलना शुरू हो गया तो वो काम करना शुरू कर देगी। तो ये होता है हार्ट अटैक, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो पेशेंट सिम्टम बोल के बताता है, वो जिंदा है, अपने सिम्टम्स को वो फील करता है। हिंदी मूवीज में जैसे हम देखते हैं ना, वो चेस्ट पकड़ के और गिर जाते हैं, घबराहट हुई, पसीना आया बहुत ज्यादा, हाथ में दर्द गया, घुटन महसूस हुई, ऐसे लगता है कि छाती को पकड़ के कोई ऐसे बहुत ज्यादा जब जोर से पकड़ के उसको जो है निचोड़ रहा है, तो इस तरह का तेज दर्द महसूस होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सिचुएशन होती है हार्ट अटैक की, जिसमें हमें ब्लड वेसल्स पे को देखना है कि वो कहाँ काम नहीं कर रही। ये है एक सिचुएशन। जैसे हमारे रूम की लाइट चली गई तो हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे, पूरी बिल्डिंग को रिपेयर करने नहीं चल पड़ेंगे। तो दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया कि लाइट चली गई, पीछे से सप्लाई ही नहीं आ रही है। उस सिचुएशन में पूरे बिल्डिंग की लाइट एकदम से चले जाएगी, बिल्डिंग छोड़िए मोहल्ले की, पूरी शहर की भी जा सकती है। वो सिचुएशन है कार्डियक अरेस्ट की। उसमें एकदम से हार्ट काम करना बंद कर देता है, बिजली चली गई, बिल्कुल हार्ट की बिजली चली जाती है, सिग्नल नहीं आ ही नहीं रहा जिस सिग्नल ने उसको बोलना था कि तुम करो। ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ये ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम नहीं है। और ये इलेक्ट्रिक फेलियर है, इलेक्ट्रिकल फेलियर है ये हमारी बॉडी का। और जो हार्ट अटैक जो हमने पहले डिस्कस किया वो एक मैकेनिकल फेलियर है, एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक फिजिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन करके वो मैकेनिकल फेलियर है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। और ये एक इलेक्ट्रिक फेलियर है, हमारी बिजली चली गई एकदम से। तो जिस तरह से हम जनरेटर चलाते हैं उसी तरह से सीपीआर जो किया जाता है वो इस सिचुएशन में किया जाता है, ताकि हार्ट का जो वो सिग्नल दोबारा शुरू हो जाए और हार्ट पंप करना शुरू हो जाए, तो वो व्यक्ति जिंदा हो जाए वापस। तो इस तरह से इन दोनों को हमें समझना पड़ता है। पहली सिचुएशन में जहां हार्ट अटैक आया, जहां व्यक्ति जिंदा है, वहां हमें
कुछ ऐसा करना है जिससे उसके ब्लड वेसल्स खुल जाए, ब्लॉकेज खुल जाए और ब्लड जो सप्लाई है वो चालू हो जाए। दूसरी सिचुएशन में हमें ऐसे करना है जिसमें कि वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है, आप उसके यहाँ पे आप अपने हाथ यहाँ रखेंगे, ये जो बीच वाली आपको फील हो रही है ट्रैकिया, इसके साइड पे आपको ब्लड वेसल सॉरी पल्स फील होती है। ये जो हाथ की पल्स है नब्ज की, ये कई बार बहुत लोगों की वैसे ही फीबल होती है और ऐसी सिचुएशन में ये मिलेगी नहीं। तो यहाँ हम अगर देखते हैं कि 3 सेकंड तक अगर पल्स नहीं है, ये यहाँ पे ये ये देखिए, है ना, अगर ये नहीं है, सांस नहीं चल रही, उस सिचुएशन में वो बंदा जो एकदम से ऐसे मर गया, उसको सीपीआर देना होता है। उसके हार्ट की पंपिंग 1 से 1.5 घंटा भी करनी पड़ती है, उसके बाद भी लोग जिंदा हो जाते हैं। मैं अमेरिका में अभी जब रिसेंटली जाती हूँ तो मेरे पास ही 2 लोग एक साथ आए, कपल था, साइकिलिंग कर रहे थे दोनों, और साइकिलिंग करते करते उसको कार्डियक अरेस्ट आया लड़के को, और वो सडनली कोलैप्स कर गया। लेकिन जो उसकी पार्टनर थी वो फिजिकल थेरेपिस्ट है, जिसको हम यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट करके जानते हैं। तो उसने तुरंत से सीपीआर स्टार्ट किया और 911 पे कॉल किया, एम्बुलेंस आई, लेकर के हॉस्पिटल जाने तक 1 घंटा लगा और वो लगातार उसको सीपीआर उसने दी, और वो वो जिंदा था और उसके साथ मेरे को मिलने के लिए दोनों जब आए तो एक साथ ही आए थे। तो ये पॉसिबल है, लेकिन कंटिन्यूसली करना होता है, और जो इसकी टेक्निक होती है वो होती है। तो ये फर्क है दोनों में। तीसरी चीज जो एरिथमिया की हमने बोली कि हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है, तो वो भी हार्ट की प्रॉब्लम है। किसी दीवार का कुछ हिस्सा अच्छे से पंप नहीं कर रहा या कोई फैल गया, जैसे एक सिचुएशन होती है सीसीएफ, जिसमें एक होता है कि हार्ट जो है ना बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा होना अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन उसमें क्या हार्ट एनलार्ज हो गया, उसकी दीवारें ढीली हो गई। जैसे बलून फुलाते हैं, बलून की दीवारें इलास्टिक होती है, लेकिन वो बड़ी स्मूथ और वो एकदम स्ट्रांग रहती है। लेकिन जब उसको हम फुला के उसकी हवा वापस निकाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो बलून है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और उसमें इलास्टिसिटी कम हो गई और उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं हुई। बिल्कुल डीसीएम उसको बोलते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ऐसी सिचुएशन में हार्ट साइज बड़ा हो जाता है, उसकी दीवारें ऐसे ऐसे पंप करने की बजाय पूरा हार्ट ऐसे ऐसे पंप करेगा, तो वो पूरी तरह से पंपिंग नहीं करता है। तो इससे इसकी ऐसी सिचुएशन में सिम्टम्स लंग्स में आते हैं, क्योंकि पीछे से ब्लड हार्ट में आता जा रहा है, पूरी बॉडी में से इकट्ठा होके क्लीन होने के लिए। हार्ट उसको आगे जो हार्ट का राइट साइड है वो उसको कहाँ भेज रहा है, लंग्स में भेज रहा है, क्योंकि लंग्स में से उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के और ऑक्सीजन लेकर आनी है वो आगे। लेकिन जब लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वहां से वो पूरे फोर्स से उसको पंप नहीं कर पा रहा हार्ट, जिसने पूरे बॉडी में भेजना था। तो पीछे से ब्लड आ रहा है, लंग्स में चला जा रहा है, लेकिन लंग्स में से जो हार्ट ने आगे भेजना था ब्लड, वो जब उस स्पीड से नहीं जा रहा तो वो वहां पे पूलिंग हो गई। मतलब ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा, जैसे पानी की पाइप है, बहुत ज्यादा पानी भरेंगे ना तो वो जगह जगह से लीक करने शुरू करती है जी। बिल्कुल इसी तरह से लंग्स में जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो लीक हो जाती है, उसमें से फ्लूइड बाहर निकल जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है। इसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कि क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा इसलिए जो फ्लूइड है वो लंग्स में भर गया और सांस नहीं ले पा रहा पेशेंट। प्रॉब्लम हार्ट की है, लंग्स की नहीं है, लेकिन शो कहां हुई, लंग्स में। सिम्टम्स कैसे आए, एकदम दमे जैसे, लेकिन दोनों में फर्क है। तो ये अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती है। जब हार्ट बड़ा हो जाए तब क्या करना चाहिए? देखिए मसल्स होते हैं, मसल्स को जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होते हैं। अब हम लोग जैसे जैसे एज ढलती जाती है शरीर को इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ से ढीला हो गया, यहाँ से ढीला हो गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 70-70 साल की एज में भी इतने बड़े बड़े मसल्स बना के रहते, फिट दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मसल्स यूज कर रहे हैं और दूसरे नहीं यूज कर रहे हैं। तो हार्ट में भी ऐसा ही है। अपना डाइट, अपना रूटीन ठीक करके हम अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके जो मसल्स है, उसको दीवारों को स्ट्रॉन्ग करने, यही टारगेट है।
ताकि वो पुश पंप करता रहे। उसने और कोई काम नहीं करना, उसने ब्लड को कुछ नहीं करना, उसका काम केवल इधर से उधर भेजना है। इधर से आया लंग्स में भेजा, लंग्स से आया बॉडी में भेजा, यही काम है उसका। उसके लिए उसके मसल्स को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उसको हम स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम से, योग से, और जो कार्डियो मतलब एक्सरसाइज से। वॉक कीजिए, जो लोग रनिंग कर सकते हैं वो रनिंग कीजिए, लेकिन पहले से कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है तो नहीं करना, वो देख के करना पड़ता है जी। तो इस तरह से हम अपने हार्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा वॉक करना चाहिए, कितनी देर वॉक अच्छी होती है? कम से कम 30 मिनट जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो बहुत अच्छी होती है, सबको करनी चाहिए। 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग मतलब बहुत तेज चलना, तो कम से कम इतना बहुत होता है। 30 से 50 मिनट की वॉक जो है एक पर्सन को हेल्दी रखने के लिए काफी रहती है। मैं इसमें एक बात थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगी कि हमारे पंजाब में ऐसे बोलते हैं कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, तो और डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैर गर्म रहेंगे। मैं अभी पीछे अनिरुद्धाचार्य जी के साथ में बातचीत हो रही थी पॉडकास्ट में, तो उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी दी। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी एक्सप्लेनेशन कि पैर गर्म मतलब पैरों को हमेशा चलाते रहना मतलब चलते रहिए, जितना हो सके चलिए। तो वो पैर जो है हमारे गर्म रहने चाहिए। और पेट नरम मतलब कम खाना है, और सॉफ्ट वो खाना है जो आसानी से पच जाए और जो पचने के बाद हम सो सके। और सिर ठंडा तो रखना ही है, दिमाग को हम उल्टा करते हैं, दिमाग हमारा हमेशा गर्म रहता है और ठूस ठूस के हम खा लेते हैं। तो जी, कैसे पता करें कि ये जो पेन होता है हार्ट का है या फिर एसिडिटी का है? कई बार गैस की वजह से भी दर्द हो जाता है, तो पता नहीं कर पाते हैं कि ये गैस का दर्द है या हार्ट के सिम्टम्स है, हार्ट प्रॉब्लम के। अभी भी हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत सारे आ जाते हैं। और सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज से निकली थी तो एक हॉस्पिटल में जहां मैं जॉब कर रही थी, तो वहां रात में ऐसे बहुत सारे लोग आते थे कि ऐसे लगता था कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। और तब हम नए नए थे, हमें भी ऐसे होता था कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, उनको देख के हमें आने वाला हो जाता था उल्टा डर के मारे। तो लेकिन ईसीजी करते थे तो कुछ भी नहीं निकलता था। तो वो कैसे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न मतलब चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है और पेन भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस में। घबराहट भी हो सकती है दोनों सिचुएशंस में, क्योंकि गैस भरी हुई है। हमारी आयुर्वेद के हिसाब से समझे तो जो हमारी वायु नीचे की डायरेक्शन को जानी थी वो ऊपर को चढ़ गई। तो ज्यादातर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको अफारा आ जाता है, उनमें ये सिम्टम्स ज्यादा लगते हैं कि वो गैस जब उल्टे डायरेक्शन में चलती है तो वो घबराहट, धड़कन बढ़ना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि एकदम से घबराहट होने लगी, हार्ट बीट तेज होगी, फील होने लगी, यहाँ पैल्पिटेशन, पेन भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है। जो हार्ट की पेन है उसमें भी ऐसे ही होता है कि पेन होती है, घबराहट होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, लेकिन दोनों की नेचर अलग अलग है। पहली बात ये कि जो हार्ट अटैक की पेन है वो एक जकड़न की तरह रहेगी लेफ्ट साइड पे ज्यादातर, कि जैसे कोई पकड़ के बहुत जोर से निचोड़ रहा है, इस तरह का पेन रहता है। और वो पेन अक्सर हाथ में जाता है या गर्दन की तरफ इधर को भी जा सकता है। दूसरा, बहुत ज्यादा एकदम से पसीना आता है उस सिचुएशन में, सांस लेने में दिक्कत होती है और पसीना आता है एकदम से। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। गैस के सिम्टम्स हैं तो वो हमें पहले ही डाइजेशन के कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो वो हमें समझना है कि पहले से मेरी डाइजेशन जो है वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज है। कोविड से पहले एक सरकारी आंकड़े अगर हम देखें तो वो बताते हैं कि 18 से 20 हजार तक हार्ट अटैक होते थे कोविड से पहले, और अब वही आंकड़े बताते हैं कि कोविड के बाद जो हार्ट अटैक की संख्या है वो इससे डबल हो गई है। जी हाँ, ये बात सच है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स थी, कार्डियक अरेस्ट आना, हार्ट अटैक आना और भी कई सारी बीमारियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, या कई बीमारियों में तो उससे भी ज्यादा जो है परसेंटेज बढ़ गई है। तो इसका कारण जो है, अगर ऑफिशियली डेटा भी अगर आप देखेंगे
तो उन लोगों में ये ज्यादा हुआ जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दवाइयां खाई या कुछ इंजेक्शन लिए बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होता है, आपने सुना होगा कि बॉडी में एक खास तरह के प्रोटीन्स जो है वो बन गए, उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में इस समय काफी ये डिबेट भी चल रहा है और इसको एक बिजनेस भी बनाया जा रहा है। मैं साथ ही साथ ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम इसको डिटॉक्स कर सकते हैं, बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ भी आपको बहुत महंगी दवाइयां या महंगे महंगे पैकेजेस खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है और ये हमारी बॉडी को इफेक्ट कैसे कर रहा है, ये मैं बताती हूँ। स्पाइक प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो अनडाइजेस्टेड है, पचता नहीं है। तो जो भी प्रोटीन किसी भी तरह, ये जब अनडाइजेस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं तो ये जाके रुकेगा, जमा होगा, स्टोर होगा। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, क्योंकि ये इसकी शक्ल इस तरह की है कि ये आराम से सेल के अंदर घुस जाता है, तो ये वायरस के जैसा ही दिखता है। तो सेल के अंदर ये घुस जाता है और वहां जाके ये चिपक जाता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। उनका काम क्या है, उनके पास रहता है कोड, वो कोड रहता है जिससे नंबर में बढ़ा जा सकता है। तो वो एमआरएनए एक मैसेज लेके जाते हैं, तो उससे जो है मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उससे ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि इन पे किसी चीज का असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसके साथ चिपक के इनको एक साथी मिल गया समझ लो, तो उसके साथ में सांठ गांठ करके ये अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं और ये अटैक करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी बनाने का सेंटर है, हमारा पावर हाउस है, उसकी फंक्शनिंग को ऑल्टर करते हैं। और इससे क्या होता है, बॉडी में होती है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ही अनएक्सप्लेन्ड पेन्स हो रही हैं, एनर्जी लेवल ही नहीं है, लिथार्जी फील हो रहा है ना, हार्ट मसल्स वीक लग रहे हैं। तो वो मसल्स वीक लग रहे हैं तो हार्ट के मसल्स भी वीक होते हैं। और यही जो स्पाइक प्रोटीन जब बढ़ता है तो ये फाइनली क्या करता है, रेड सेल्स पे जाके चिपकता है। तो वो चिपकता है तो क्लॉट्स बनते हैं। उसकी वो वजह समझी जा रही है कि जो कार्डियक अरेस्ट इतने ज्यादा आ रहे हैं उसकी वजह ये है। तो वो स्पाइक प्रोटीन केवल और केवल कोविड की वजह से नहीं, किसी भी इन्फेक्शन या जो हम केमिकल्स खाते रहते हैं पूरा दिन, टैबलेट्स ठूसते रहते हैं, उसके रेजिड्यूज जो रह जाते हैं उसकी वजह से भी ये हमारी बॉडी में जो है अनयूजुअली ये हो सकती हैं चीजें और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो ये वजह है कि उसके बाद इतनी ज्यादा कार्डियक अरेस्ट जो है वो आने शुरू हो गए, क्योंकि माइक्रो क्लॉट्स बन रहे हैं जिनको पकड़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और वो धीरे धीरे करके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते रहते हैं। तो ये वजह है कि इतनी ज्यादा जो उसकी प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है स्पाइक प्रोटीन बनने की। इसको डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? जी बिल्कुल, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हो सके उतनी बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके नाम पर भी नया बिजनेस खड़ा हो गया है ना। तो जिन्होंने धंधा बनाना है हेल्थ को, वो तो बहाना ढूंढते कि कैसे बनाए। तो जो स्पाइक प्रोटीन है उसको शरीर में से निकालने के लिए करना क्या है, क्योंकि वो अनडाइजेस्टिव है, तो करना क्या है, उसको तोड़ना है, गलाना है और निकालना है। ये 3 चीजें करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए सबको शिलाजीत लेना शुरू करना चाहिए। तो शिलाजीत इसमें हेल्प करेगा। फिर हमें चाहिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, यानी शिलाजीत हमारे लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं वो एंजाइम्स को वो रिलीज करता है, तो वो उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, और जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको कम करने के लिए हल्दी और नीम, ये चीजें हमने रूटीन में अपनी डाइट में ऐड करनी है। यानी इसको हम पानी में घोल के पी सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही नीम का पाउडर जो है वो घोल के डेली अगर हम पीते रहें तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, और ये जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन कहीं कहीं जमा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी ये हेल्प करते हैं।
तो ये दो चीजें हैं। इसके बाद आ गया कि निकालने कैसे बॉडी से बाहर इसको। तो बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है? लिम्फेटिक सिस्टम का हमारा। लिम्फेटिक सिस्टम ही है जो इधर उधर से कचरा इकट्ठा करके फाइनली निकालने में हेल्प करता है। उसको तेज करने के लिए हमें ड्राई ब्रशिंग करनी है बॉडी की। ड्राई रबिंग, ड्राई ब्रशिंग किसी टॉवल के साथ या कॉटन के कपड़े के साथ हम जोर जोर से बॉडी को जो है वो रगड़ना है। तो उससे क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ती है, हमारी क्लीनिंग जो है, समझ लो हमने जो कचरा लेके जाने वाली जो नालियां है, जैसे हमारे घर में ड्रेनेज सिस्टम रहता है, वो ड्रेनेज सिस्टम है लिम्फेटिक्स हमारी बॉडी का। तो उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। और दो तीन जड़ी बूटियां मैं बताती हूँ जो आप रूटीन में। मंजिष्ठा, मंजिष्ठा का काम क्या है? मंजिष्ठा ब्लड वेसल्स के अंदर की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत बढ़िया, ब्लड सर्कुलेशन को पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड को क्लीन करने के लिए एज अ ब्लड थिनर ये काम करता है। तो मंजिष्ठा, जिसको मंजीठ भी कहते हैं, उसको दालचीनी के साथ मिला के, अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल हमारी हार्ट की जो वॉल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग मिला के ले सकते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी 1/4 चम्मच, अर्जुन की छाल एक चम्मच या आधा चम्मच, डिपेंड करता है। अगर आपको एसिडिटी बनती है तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, क्योंकि अर्जुन की छाल अक्सर एसिडिटी भी कर देती है। और इसमें जो काम करेगी वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी का काम क्या है? ब्राह्मी काम करेगी हमारे ब्रेन पे। तो ब्रेन में भी क्लॉट्स बनते हैं, ब्रेन में भी वो जो माइक्रो क्लॉट्स है उसको निकालने में ब्राह्मी हेल्प करेगी। इसके अलावा योग, प्राणायाम और नस्य, नस्य मतलब जो हम नाक से कुछ भी नाक में डालते हैं, तो ब्राह्मी का घी है उसको नाक में डालिए, ठीक है। तो अगर मैं उसको समअप करूं कि हमें करना क्या है, एक तो हमें काढ़ा बना के लेना है जिसमें कि हमने अर्जुन की छाल डाली है, जिसमें हमने दालचीनी डाल ली है, आधा चम्मच हमने अर्जुन की छाल डाल ली, आधा चम्मच हमने उसमें हल्दी डाल ली, आधा चम्मच उसमें हमने नीम डाल लिया, 1/4 चम्मच हमने दालचीनी डाल ली, और इसको हमने काढ़ा बना के 1 गिलास रोज अगर हम ले लेंगे तो ये अपने आप ही ये स्पाइक प्रोटीन को, और इसी में ही आप शिलाजीत मिला दीजिए। एक चने के दाने के बराबर शिलाजीत आप उसमें मिला दीजिए, तो ये आपका डिटॉक्स होने का काम खत्म हो जाएगा। प्लस डेली आपने ड्राई रबिंग करनी है अपनी बॉडी की, ड्राई ब्रशिंग करना है। अक्सर कहते हैं कि जब दिल की बीमारी होती है किसी को तो पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो पानी है वो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उसके वॉल्यूम को मेंटेन करता है। तो हम लोग जब हार्ट की प्रॉब्लम है, खास करके जैसे हमने पहले बात किया, जब दीवारें हार्ट की इतनी मजबूत नहीं है कि वो फ्लूइड को जल्दी जल्दी पंप करें, और खास करके जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हार्ट वीक होने के साथ साथ जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ऐसी सिचुएशंस में पानी की मात्रा थोड़ा कम करने के लिए बोला गया, ताकि फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना हो, यानी बहुत ज्यादा लिक्विड हमारी बॉडी में ना हो। जितना ज्यादा फ्लूइड होगा हमारे ब्लड वेसल्स में, उतना ही हमारे हार्ट को उसको पंप करने में मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जब हार्ट पहले से कमजोर है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, खास करके डीसीएमपी में, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज में, ऐसी सिचुएशंस में, या सीसीएफ हो गया, यानी जिसकी वजह से, इसी सिचुएशन की वजह से जब हमारे लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है, निकल के पानी बाहर निकल के, तो ऐसी सिचुएशंस में जरूरत होती है कि पानी हम कम पिए। अदरवाइज जो बाकी एरिथमियाज है, ऐसी जगहों में पानी को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जहां ब्लड प्रेशर ज्यादा है या हार्ट की दीवारें पंप नहीं कर पा रही है अच्छे से, ऐसी सिचुएशंस में हमें फ्लूइड की जो क्वांटिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। नारियल पानी पीना कितना फायदेमंद होता है हार्ट पेशेंट के लिए? नारियल पानी पीना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो पोटेशियम होता है इसमें, और इसमें मिनरल्स होते हैं, और ये हमारी जो मसल्स की एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को भी हेल्प करता है। तो ये नारियल पानी पीना हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बाकी ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है। तो और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है पीने के लिए, तो इसको जरूर पीना चाहिए, सिप सिप करके पिए और थोड़ा समय लगा के इसको पिए। एक हार्ट पेशेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
हार्ट पेशेंट को सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसको उठ के सबसे पहले वॉक पे जाना चाहिए। सुबह का टाइम वॉक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके कार्डियक एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि उस समय एकदम से हमारी बॉडी मोशन में आती है। आयुर्वेद के हिसाब से भी और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, दोनों तरह से अगर हम देखें तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है उस समय। और आयुर्वेद के हिसाब से देखिए तो कफ का टाइम होता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स कफ से रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए उसको बचाने के लिए वो बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए। तो उनको वॉक पे जाना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए उस समय। और उसके बाद जो फलाहार करना चाहिए, दिन में कम से कम जो है वो 4-5 तरह के फल खाए, और जो खाना है वो हल्का, जो अच्छे से पच जाए ऐसा खाना खाना है। बैठे नहीं रहना है पूरा दिन, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। जितना ज्यादा हम अपने आप को मोबाइल रखेंगे, जितना ज्यादा हम चलते रहेंगे, उतना ही हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो सीटिंग जो भी है तो आप ब्रेक्स लीजिए, पैरों को हिलाते रहिए, हाथों को हिलाते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्ट्रेचिंग कीजिए। एक मैं बात आपको बताऊं, जैसे ही हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, जैसे ही हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है ये हार्ट की तरफ सारा चला जाता है। तो अगर हम कंप्यूटर की जॉब भी कर रहे हैं, या हम स्टूडेंट है, पूरा दिन हम पढ़ते हैं और हम पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहे हैं, तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद, आधे आधे घंटे के बाद, आप कुछ सेकंड्स के लिए सही अपने हाथ ऊपर उठाइए, कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। तो शायद यही एक कारण है कि हमें अंगड़ाइयां आती हैं। बिल्कुल, है ना? तो अंगड़ाइयां आती है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो काइंड ऑफ हमारी जो पूरा ब्लड है वो हार्ट की तरफ चला जाता है ना? तो वो ब्लड सप्लाई ब्रेन को भेजने में हार्ट को फिर आसानी हो जाती है, नहीं तो वो स्टेगनेंट रह जाता है। इसलिए एक्टिविटी लेवल को बढ़ा के रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इवन की डाइट और दवाइयां खाने से भी ज्यादा। हार्ट पेशेंट को रात को क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, और रात का खाना उनका किस तरीके का होना चाहिए, और टाइम भी बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा कि किस टाइम उनके लिए बेहतर होगा खाना खाना। टाइम से शुरू कर लेते हैं, तो 6-6:30 बजे तक रात का खाना खा लेना चाहिए, और जरूरी ये है कि 9 बजे तक सो भी जाना चाहिए। तो 2-2.5 घंटे मिल जाए बॉडी को खाने को पचाने में, और जो भी हमारी फूड है जहां उसने पच के पहुंचना है उसको वहां तक पहुंचने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले तो यही बात कर लेते कि क्या बिल्कुल नहीं खाना है। दही नहीं खाना है रात को, पनीर नहीं खाना है, कुछ भी तला हुआ नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है रात को, कुछ भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिसको पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, या जिसको पचाने में हमें बहुत फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। तो ऐसी सभी चीजें जो है मॉर्निंग में खानी चाहिए, खास करके फैट्स मॉर्निंग में खानी चाहिए। तो ये हैवी फूड जो है वो रात को बिल्कुल नहीं खाना, कुछ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, कुछ चिप्स नहीं खाने रात को। ये गलती करते हैं, हमें लगता है चिप्स तो हल्के ही हैं, है ना, और कोल्ड ड्रिंक में क्या है, ये तो पानी है। लेकिन वो जो कैलोरीज रहते हैं उसमें, वो हमारे हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, हमारे ब्लड वेसल्स को वो और भी ज्यादा जो है वो थिक करता है। तो उसकी जो दीवारें और ज्यादा थिक होती है यही सारी चीजें खा खा के। तो ये जो हैवी फूड्स हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रात को नहीं लेनी चाहिए। अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको लेने भी है तो आप उसको सुबह लीजिए, ताकि दिन भर आप उसको पचा सकें। और मैं हार्ट पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे पनीर, दही, ये जितना भी हैवी फूड है वो रात को नहीं लेना चाहिए। क्या खाना चाहिए? तो सूप लेना चाहिए, खिचड़ी खानी चाहिए, दलिया खाना चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए जो पचने में आसानी हो। सैलेड जो है, जो सलाद है, वो भी शाम को ना खाए, ऐसा ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से भी शाम को वातवर्धक यानी जो वायु बढ़ाए ऐसे फूड खाने को मना किया गया है। दिन में खाना चाहिए, और शाम को सैलेड भी नहीं खाना, सॉफ्ट फूड खाना है, कुक्ड खाना है, और वार्म खाना है। ठंडा नहीं खाना शाम को, कुछ भी आइसक्रीम्स बिल्कुल नहीं खाने हैं रात को। ये जो हमने ये जो काम पकड़ा हुआ है ना कि खाना खा डिनर करने के बाद में जो आइसक्रीम खाने जाने का जो फैशन चल रहा है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक तो ठंडा, ऊपर से मीठा, और ऊपर से रात के समय
और रात के समय, और ऊपर से उसमें समझ लो फैटी वो मिल्क प्रोडक्ट्स यूज किए हुए, तो पूरी तरह से ये एक जो नकार देने वाली बात है, रात को आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी जो दिक्कत है उसको हम लोग आने से पहले ही रोक सकते हैं। हमारी किचन, जिसको कि एक मेडिकल ड्रग स्टोर भी कहा जाता है कि इन्हीं किचन के मसालों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये आपका भी कहना है, और भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं, उन सभी का कहना है ये। तो आप ही हमें बताएं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन से मसाले हम खा सकते हैं। मेरी तो टैगलाइन ही यही है कि हेल्थ एट योर किचन, और हमेशा मैं तुम मसालों की बात जरूर करती हूँ जब भी हेल्थ की बात आती है। तो हमारे किचन में जो हमारे फूड में जो मसाले यूज होते हैं, जो सीजनली यूज होते हैं खास करके, जैसे हल्दी है, धनिया है, मेथी है, मेथी के सीड्स हैं, हींग है, ये डाइजेशन को तो ठीक रखते ही रखते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स की सर्कुलेशन को भी ये इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए, और काली मिर्च है, काली मिर्च ब्लॉकेज को दूर करती है। काली मिर्च हर कहीं पर भी, जितने भी माइक्रो चैनल्स हैं, कहीं पर भी कुछ भी जमा हुआ है, वो इसका काम ही, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये उसको वहां से उखाड़ के बाहर निकाल सकती है ना। और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। इसी तरह से सॉल्ट है, ड्राई जिंजर है, हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये दालचीनी, दालचीनी तो एक सुपर इंटेलिजेंट स्पाइस है, और इसको हम हर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इंसुलिन का जो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए दालचीनी लेना बहुत अच्छी चीज है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड की सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी दालचीनी अमृत के समान है। आप अपने अंगूठे के साइज की दालचीनी की स्टिक, पीसी हुई दालचीनी ना ले मार्केट से, क्योंकि एक तो उनको मशीनों में पीसा होता है, तो उनकी जो मेडिसिनल उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए दालचीनी को मिक्सी में पीसना नहीं है, और पिसी हुई दालचीनी मार्केट से नहीं खरीदनी है। तो अपने खुद के अंगूठे के साइज का दालचीनी का टुकड़ा हमारे लिए इतना बहुत है, उसको कूट लें, और उसको कूट के उसको पानी में उबाल के उसकी चाय बना लें, उसमें थोड़ा शहद डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। ये अब नाश्ते के बाद में डेली, तो तब ये हमारी शुगर, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारे हार्ट, इन सबके लिए ये बहुत अच्छी है। हमारा अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी यही फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला और बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छा असर करता है। हार्ट अटैक को रोकने में अदरक और लहसुन का कितना रोल होता है? अदरक लहसुन वैसे तो हम लोग रोज अपनी सब्जी में डालते हैं, तो लेकिन ये दोनों बड़े हीटिंग नेचर के रहते हैं, तो सर्दियों में इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो वैसे भी देखो कितनी साइंटिफिक चीज है, सर्दियों में हमारी ब्लड वेसल जो है वो सिकुड़ जाती है, इसलिए सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। 30%, मतलब जहां 100 आने थे वहां 130 हो जाएंगे, इतनी परसेंटेज बढ़ जाती है हार्ट अटैक्स की सर्दियों में, क्योंकि ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है और ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को वो स्लो हो जाती है। तो उसको तेज करने के लिए अदरक और लहसुन को कच्चा और सब्जी में डाल के दोनों तरह से खाना चाहिए, क्योंकि इनका काम ही यही है कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना, डायलेट करना, और जो ये अदरक का काम है। अदरक को हम कच्चा चबा के भी खा सकते हैं एक्यूट कंडीशन में, यानी जब हमें हार्ट अटैक आया हुआ है उस समय तो बहुत सारा अदरक कच्चा चबा के खाना चाहिए, और उससे हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स करती है, तो वो जितना खुलेंगी उतना ब्लड सप्लाई जाएगी, है ना। और जब हमें कोई दिक्कत नहीं भी है उस समय भी हमें अपने अंगूठे जितना अदरक का टुकड़ा रोज खाना चाहिए। और अगर हम इसको कच्चा चबा के खाएंगे सुबह, अगर सुबह नहीं खा सकते तो कम से कम दोपहर के खाने से पहले इसको जरूर खाएं। इससे हमारी डाइजेशन भी अच्छी रहती है, और इससे हमारी ब्लड वेसल्स की जो डायलेशन होती है, तो ब्लड सप्लाई जो है अच्छे से रिस्टोर होती है। तो कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज है उसको दूर करने में हेल्प हो सकती है। और अब बात करें लहसुन की, तो लहसुन में हीटिंग माना गया है नेचर में, तो लहसुन की 2 से 3 कलियां
रोज हम लोग कच्चा चबा के खा सकते हैं। जो लोग इसको कच्चा नहीं खाना चाहते वो लोग इनको हल्का कूट के, इनका पानी में उबाल के वो पानी भी पी सकते हैं, तब भी ये इक्वली गुड है, उतना ही अच्छा असर करेगा। लेकिन आसान भी है, फटाफट से कच्चा चबा लिया, और ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो लहसुन जो है ये हमारी जो ब्लड का विस्कोसिटी है उसको इंप्रूव करता है, क्योंकि ये जो फैट है, क्योंकि हीटिंग है ना, तो फैट को, अब मक्खन है हीट से पिघलेगा, उसी तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स में जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जो ग्रीजी ग्रीजी चीजें बन जाती है ना, तो वो जो फैट है वो चिपक जाता है हमारे रेड ब्लड सेल्स से, तो क्लॉट बन जाते हैं, तो ये उसको भी मक्खन की तरह पिघलाएगा। तो इसलिए इसको हमें कच्चा खाना चाहिए, सर्दियों में खास करके। गर्मियों में वो लोग इसको खाएं कच्चा जो जिनकी जो नेचर है वो बॉडी में ठंडक ज्यादा रहती है, जिनकी बॉडी में ठंडक ज्यादा रहती है, या जो बहुत ज्यादा हैवी है, जिनको डायबिटीज है, वो जिनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, वो जिनकी बॉडी की नेचर हीटिंग है, जिनमें पित्त ज्यादा है, हीट पहले से बहुत ज्यादा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको लेने से पहले। तो वो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसको हम, क्योंकि ये हमारा फूड है, ये हमारा खाना है, तो इसमें हमें खुद ही इसको असेस करना है कि मेरे लिए ये सही है कि नहीं, मुझे ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी स्मेल आ रही है वो एक अलग बात है, वो सूट करना नहीं करना नहीं है। हमें खा के कुछ ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे, एसिडिटी नहीं अगर बन रही है, तो हम इसको रोज ले सकते हैं। अगर हमें एसिडिटी बनती है तो क्वांटिटी कम कर दो, घी के साथ मिक्स कर लो, ठीक है, अनुपान चेंज कर लो, मतलब अनुपान मतलब किस चीज के साथ लेना है वो चेंज कर लो, लेकिन खाना है, खाना है। बहुत ज्यादा गर्मी है और बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, उस समय थोड़ी देर के लिए हम इसको नहीं खाएंगे, और जब वो ठीक हो जाता है तो हम इसको वापस शुरू कर सकते हैं। अभी आपने बात करी कि घी के साथ में खा लो, और हार्ट पेशेंट को तो घी तेल सब कुछ मना किया जाता है। घी जो है और फैट है, खास करके अगर मैं ब्रॉड वर्ड यूज करूं तो फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अगर फैट हमारे लिए जरूरी नहीं होता तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी हमारी बॉडी में इतना फैट भरने की। जब हमने कॉलेज में डायसेक्शन शुरू की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, जब हमने एनाटॉमी पढ़ी, और फिर फाइनली जब हमने सर्जरी पढ़ी आयुर्वेदिक कॉलेज में भी, तो डायसेक्शन करनी पड़ती है डेड बॉडी की। तो जब हमने अंदर देखा कि अंदर क्या है, तो सबसे ज्यादा फैट है, सब एकदम, मतलब उसको देख करके हमें हैरानी होती कि अरे हमने कितना सारा स्टोर हमारे अंदर इकट्ठा करके रखा होता, तो इतना फैट देने की जरूरत क्या थी भगवान को। फिर फैट हमारे लिए जरूरी है, हमें फैट चाहिए, यहां तक कि जो प्रोटीन हम खाते हैं उसको पचाने के लिए भी फैट और फाइबर दोनों लगते हैं। तो हमें फैट खाना है, लेकिन कौन सा फैट खाना है और कौन सा फैट नहीं खाना है। अब पहले बात कर लेते हैं तेल की। तेलों के बारे में बड़ी बात होती है, लोगों ने बोला रिफाइंड ऑयल खाओ, सीड ऑयल खाओ, ये करो वो करो। अब वही अमेरिकन जिन्होंने ये हमें बेचा, अब वही अमेरिकन बोल रहे हैं कि ये मत खाओ क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स है, इसमें ये हार्ट अटैक में नंबर 1 है वो लोग, जी है ना, अमेरिकन नंबर 1 है। तो क्यों है? इसी वजह से सीड ऑयल्स खा खा के और वेजिटेबल्स खा ऑयल्स खा खा के उन्होंने फैट को खत्म ही कर दिया बॉडी के अंदर। फैट खत्म कर दिया तो प्रोटीन को कैसे यूज करोगे? वही प्रोटीन अनडाइजेस्टेड होकर जम जाएगा कहीं कहीं, फिर वो कैंसर में भी वो लोग नंबर 1 है जी। अगर हम बात करते हैं, वो देखते हैं ना 3 कारण, वो एक बड़े सर्जन थे उन्होंने बात करी कि अमेरिका में मरने के सबसे बड़े 3 कारण कौन से हैं, तो उसमें एक कार्डियक था, दूसरा कैंसर था, और एक था डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की दवाइयां खा के मरना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एमडी डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने ऐसे बोला था। तो फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वही अमेरिका अब अपनी कॉफी में घी डाल के खा रहा है जी। जो ये कहता था कि इंडिया डेयरी प्रोडक्ट खाता है, इंडिया में तो कहीं हमारे देश में इतनी डायबिटीज और इतने हार्ट अटैक कहाँ होते, हम सभी यही तो खा खा के बड़े होते थे। हाँ, लेकिन मिलावट वाला है तो नहीं खाना, कोई भी नहीं खाना है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल और सीड ऑयल है वो बिल्कुल नहीं खाना, मतलब रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल नहीं खाना, बिग नो है उसके लिए। सोचना नहीं, डिस्कस नहीं करना, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के बारे में पूछने नहीं आना कि ये वाला खा ले वो वाला खा ले, तो हर बार हमारा जवाब यही है कि नहीं खाना है।
तो ये ब्रॉडली समझ लीजिए। दूसरी, अब आगे बात ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हम भी इस बात को मानते हैं कि ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, खाना चाहिए। लेकिन वो ऑयल हमारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब इट्स अ बार्गेन, आपको दोनों में से ज्यादा प्यारा कौन है? कि आपको दोनों ही प्यारे हैं? आप मुझे बताओ, आप किसको बचाओगे? मैं हार्ट को बचाऊंगी पहले। और फिर चल नहीं पाओगे तो क्या करोगे? दोनों चाहिए, दोनों ही चाहिए। दोनों चाहिए, तो दोनों चीजें खानी है। इसी बात में ही हमारा जवाब छुपा हुआ है जी। अब आ जाते हैं हम घी पे। जो गाय के दूध का घी है, उस पर इतनी रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी। इंटरनेट पे बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स इसमें मिलेंगे, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनने को मिलते हैं। अमेरिकन रिसर्च पेपर्स हैं इस पे, जिसमें ये प्रूफ हुआ कि घी एलडीएल को कम करता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल लेबल किया गया हुआ है। हालांकि जरूरत हमें उसकी भी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। और जो एचडीएल है, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो अच्छा है हमारे लिए, जो ज्यादा होना चाहिए, घी, देसी घी जो है वो उसको बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फिर तो तेल की जगह घी ही खाना चाहिए, तेल तो खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अगर आप जैतून का तेल खाना चाहते हो तो खा लीजिए, लेकिन जैतून का तेल अगर हमारे लिए बनो तो हमारे यहाँ भी पैदा होता है जैतून। जी। हमारे यहाँ जैतून पैदा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ क्या पैदा हो रहा है? सरसों ज्यादा होती है। सरसों, नॉर्थ में सरसों, थोड़ा साउथ की तरफ जाना शुरू करेंगे, थोड़ा इधर वेस्ट में आ जाएंगे, थोड़ा वेस्ट में आएंगे तो तिल, मूंगफली, और उसके बाद में कोकोनट। तो जहां जिस चीज की जरूरत है प्रकृति ने वहां वो चीज उगाई है हमारे लिए। अब हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और हमें लगता है कि हम बनाने वाले से भी ज्यादा स्मार्ट है, और यही ओवर स्मार्टनेस हमें लेके डूबती है, क्योंकि हम अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में ऐसे ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। ऑलिव ऑयल से मालिश करो, बढ़िया है, अच्छा है, पैसा है तो खर्चना चाहिए, कहीं तो खर्चेंगे। और फैशनेबल कपड़े पहनेंगे, फैशनेबल फूड खाएंगे, तभी तो हमें लोग फैशनेबल मानते हैं, है ना? तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्दी रहेंगे तो ही फैशन भी अच्छा लगता है। तो देसी घी हमारा स्टेपल फूड था, ये हमारी डाइट का एक इंटेग्रल हिस्सा है, लेकिन इसको कच्चा खाना है, इसको पकाना नहीं। हालांकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, स्मोक पॉइंट जहां ये वो, हाँ, इतना ज्यादा इसको जला दो कि इसकी प्रॉपर्टीज ही जहर बन जाए। वो तेल होते हैं जिनका स्मोक पॉइंट कम होता है। अब आते हैं सरसों के तेल पर या दूसरे तेलों पे, तो वो तेल भी अच्छे से पका के हमें खाना चाहिए। तो हमारी डाइट में घी और तेल दोनों की मात्रा होनी चाहिए, है ना? जैसे हम रोटी के ऊपर चुपड़ के घी खाते थे, वैसे ही हमको खाना है। पकी हुई दाल सब्जी में 1 चम्मच घी खाते तो 2 चम्मच देसी घी तो सभी कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि खाना है सबको, पिघला हुआ 2 चम्मच देसी घी, यानी कि 20 ml, 20 ml तक घी सब खा सकते हैं। तो आप उसको रोटी पे लगा के खा लो, आप उसको दाल में डाल के खा लो, आप उसको कॉफी में डाल के पी लो, आप गर्म पानी में डाल के पी लो, आप उसको ऐसे खा लो, ये आपकी मर्जी है। ये खाना है, कोई दवा नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे खाना चाहिए, लेकिन घी को खाना है ताकि हार्ट भी बढ़िया रहे और जॉइंट्स भी बढ़िया रहे। तो ये रिसर्च कहती है कि ये दोनों के लिए अच्छा है, घुटनों के लिए भी और दिल के लिए भी और दिमाग के लिए भी, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि हम स्मार्ट, इंटेलिजेंट भी हो, एक्टिव भी हो, हेल्दी भी हो और हमारा हार्ट भी बढ़िया रहे, तो घी खाना शुरू करो। इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूं तो घी को आप सिर से लेकर पैर तक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाक में डाल के सो जाओ, आंख में डाल लो, 2 बूंदे आंख में डालने से आंख की रोशनी बढ़ेगी, 2 बूंदे नाक में डाल के सोने से हमारी याददाश्त तेज होगी, हमारा ब्रेन फॉग कम होगा, नींद अच्छी आएगी, और जितनी भी हमारी इस यहाँ से ऊपर वाली प्रॉब्लम्स है उसमें ये हेल्पफुल होगा। हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखने में ये हेल्प करेगा। अगर कहीं स्किन पे एलर्जी हो गई है, कहीं
जलन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, कहीं चोट भी लग गई है, तो उसके ऊपर भी कुछ समझ में नहीं आता, घी लगा लो। उसमें हल्दी डालना है, कुछ डालना है, वो एक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की चीजें उसमें ऐड की जा सकती हैं। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ नहीं है तो देसी घी उसके ऊपर लगा दीजिए, किसी भी जख्म के ऊपर, कोई भी जख्म है, कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर है, घी उसके ऊपर लगा सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में तो 100-150 तरह के घी हैं, ऐसे घी हैं जो बताए ऐसे हुए कि अगर कोई अर्बुद यानी कैंसर का जख्म भी है तो उसके ऊपर भी हम घी लगाते हैं। मैं नाम भी बता सकती हूँ, हालांकि जात्यादि घी है, उसको उसको कोई भी लगा सकता है, इसलिए मैंने ये बोल भी दिया कि इसको कोई भी लगा सकता है, किसी भी जख्म के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। आपको पाइल्स हो गया वहां भी लगा लो, आपको कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया वहां पर भी लगा लीजिए, डायबिटिक फुट हो गया वहां पर भी लगा सकते हैं, जल गया उस पर भी घी लगा दो, जल गया तो घी लगाओ, घी ठंडा है, जल गया तो भी लगाओ। स्ट्रेस का हार्ट की हेल्थ से क्या कनेक्शन होता है? स्ट्रेस जब भी हमें होता है तो सबसे पहले वही हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाती है। तो ब्लड वेसल सिकुड़ेगी तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाएगा, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाएगा तो हार्ट की दीवारों को खून नहीं मिलेगा और ब्रेन को भी नहीं जाएगा, तो स्ट्रोक भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो वो हिंदी फिल्मों में भी आपने देखा कि सदमा लगा तो एकदम से हार्ट अटैक आ गया या बेहोश होकर गिर गए। तो उसका वजह से यही है कि जब एकदम सदमा लगा तो हमारे अंदर हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को सिक्योर करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो। तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स, इसीलिए हमें अपने अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाना है, तो उसको वो है डीओएसिडोस, डाइऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये हमारे लव हार्मोन्स हैं, ये हमारे रिलैक्स हार्मोन्स हैं, ये हमारे अच्छे हार्मोन्स हैं। इनको बढ़ाने के लिए हमें खुश रहना, हंसना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, अच्छी बातें करना, अच्छी कंपनी में बैठना। हम दोनों बैठे हैं, अच्छा लग रहा है तो हमारे दोनों के अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो दोनों की हेल्थ अच्छी हो रही है। तो ऐसे लोगों से मिले जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनसे बात करिए और कनेक्टेड रहिए। तो स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा उतने हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होंगे और वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को अफेक्ट करेंगे और वो इन टर्न हमारे हार्ट की जो दीवारें हैं उनको अफेक्ट करेंगे और ब्रेन को भी अफेक्ट करेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्यार करने से हार्ट हेल्दी रहता है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि प्यार करने से जो है वो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हम खुश रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो प्यार करना इसीलिए अच्छा समझा जाता है और हमारी पूरी दुनिया ही प्यार पे टिकी हुई है। तो लव हार्मोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं या ये अच्छे हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो ये साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है ना, और वे ऑफ लाइफ भी है। पूरी दुनिया अगर चल रही है या टिकी हुई है तो वो लव या प्यार की वजह से ही टिकी हुई है। और वो करने से जब हमें लगता है कि कोई हमें प्यार करता है तो हमें अच्छी फीलिंग क्यों आती है? जब माँ बच्चे को प्यार से बात करती है तो जो अंदर की फीलिंग आती है, या जो प्रेमी प्रेमिका अगर एक दूसरे से प्यार की बात कर रहे हैं तो उनको कितनी खुशी होती है, तो उनका हार्ट अच्छा ही रहता है। लेकिन जब दुखी होते हैं तो वही दिल में दर्द लेके बैठते हैं। तो दिल के टुकड़े हजार हुए मजाक नहीं है, ये साइंस है। तो हमारे तो गानों में भी साइंस है, ये कह सकते हो। जी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब एक महिला रोती है तो उसके हार्ट की एक नस कट जाती है छोटी सी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब प्यार में सच्चाई है तो फिर इसमें भी होनी चाहिए। देखिए, रोना जो है एक इमोशन है और दर्द या दुख होने से दुनिया के कोई भी जीव जंतुओं सभी की आंखों में आंसू आते हैं, ठीक है, केवल महिला के नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे डिफर भी करूंगी, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया, अगर आप सरकारी डेटा उठा के देखें, सरकारी मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि जो सरकार बने हुए हैं दुनिया भर की, WHO, उनका डेटा उठा लो या हमारा सरकारी डेटा उठा लो, महिलाओं को हार्ट अटैक कम होते हैं, पुरुषों को ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब आंसू निकलते हैं तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन अंदर बढ़ गई, तब आंसू निकलते हैं, ऐसे आंसू नहीं निकलते हमारे। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ी तो हमारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा, तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स हुई, तो ब्लड फ्लो अच्छा बनता है, बढ़ता है, हार्ट प्रोटेक्ट होता है। दिल टूटने पे रोना ही चाहिए, ये भी साइंस है और ये एक थेरेपी है। रोना बुरी बात नहीं है। रो
दुख होने पे जो लोग नहीं रोते हैं वही अंदर बीमारियां पाल के बैठते हैं। जो लोग आज हमारे जितना लाइफस्टाइल जैसा है, जो मेट्रो सिटीज की लाइफ है, जितना स्ट्रेस्ड हमारा यूथ है, जितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी बनी हुई है, उतना ही ज्यादा कैंसर ज्यादा बढ़ गया, उतना ही ज्यादा बीमारियां ज्यादा बढ़ गई। जब हमिंग साउंड निकालते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और उससे हार्ट मजबूत होता है। इसीलिए सिंगिंग वो बहुत अच्छा माना जाता है। सिंगिंग करने से भी हमें खुशी, प्लेजर फील होता है। और नाइट्रिक एसिड की जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। एक्चुअली क्या होता है हमिंग साउंड करने से या ऐसा कुछ भी करने से, हमारी जो वेगस नर्व है, जो वागस नर्व जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिवेट होती है। और जब वो एक्टिवेट होती है तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। और जब हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेंगी, हमारे मसल्स रिलैक्स रहेंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो बीमारियां कम होगी। तो एक वैगस नर्व एक्टिवेशन से हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको किस तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं? वेगस नर्व को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो? वेगस नर्व एक्टिवेट करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला तरीका तो बचपन में शायद हमारे साथ में हुआ होगा, कान पकड़ के टीचर खड़े कर देती थी क्लास में है ना, जो शरारत करता है उसको, क्योंकि यहाँ से ये कान खींचने से भी वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है। इसलिए अपने कानों की मसाज करिए खूब, रोज ऊपर से लेके नीचे तक इसको यूं करके खींचिए, ये ठीक है, कैसे टीचर खींचते थे। तो अब टीचर नहीं खींच रहे, माँ बाप नहीं खींच रहे, इसलिए खुद ही खींच लेना चाहिए। दूसरी चीज जो कर सकते हैं इसको स्टिमुलेट करने के लिए, वो है बेली ब्रीदिंग। तो बेली ब्रीदिंग करने से भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या होता है कि एक ने इधर इफेक्ट किया, इसने उधर किया, तो ये गट ब्रेन एक्सिस को पूरा का पूरा, हमें इसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है। और प्राणायाम, जिसमें कि उज्जयी प्राणायाम है, जिसको आप हमिंग अभी कह रहे हैं, है ना जी। तो वो ये जो उज्जयी प्राणायाम है, और भी इस तरह के कई सारे प्राणायाम है जो करने से जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है, और हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स करती है, और हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रांग होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, नींद अच्छी आएगी, मेमोरी अच्छी होगी, तो फायदे ही फायदे हैं। कई बार ये भी देखा गया कि सर्दियों में अचानक से कोई नहाने जाता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहले भी हमने चर्चा में बात करते करते इस बारे में बात की थी कि सर्दियों में हमारी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है, मतलब उनको उनके जो हाथों पैरों की उंगलियां हैं वो नीली पड़ जाती हैं, सूज जाती हैं। कई लोगों को तो गैंग्रीन बन जाते हैं, क्योंकि उनकी माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो हमने बड़ी वेसल्स के बारे में सुना ना, कि बड़ी वेसल्स है 3, वो डिवाइड होकर छोटी बनती है, आर्टरीज एंड वेन्स, है ना। वो आर्टरीज एंड वेन्स पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके छोटी पाइप्स, यानी कि एक बड़ा पानी का टैंक है, उससे बड़े पाइप से पानी आया, फिर वो पाइप छोटे पाइप से कनेक्ट हो गया, फाइनली करते करते जो हमारे किचन में पानी आ रहा है वो छोटी सी पाइप से आ रहा है। इसी तरह से जो छोटे छोटे वो धागे के जैसे रहते हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो वो जो कैपिलरी लेवल है, उस लेवल पे ऑक्सीजन और फूड और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इधर से उधर जाना। अदरवाइज आर्टरी और वेन में से डायरेक्टली कोई बाहर नहीं निकल सकता। वो कैपिलरी लेवल इतनी पतली होती है वो, कि उसमें से जो चीजें इधर से उधर जा सकती है, वो परमेएबल होती है, सेमी परमेएबल होती है एक्चुअली। वो बिल्कुल सिकुड़ेगी, या बड़ी वेसल सिकुड़ेगी तो इतनी रहेगी, तब भी उसमें थोड़ा बहुत जाने आने के लिए जगह बचेगी। छोटी सी है तो वो सिकुड़ के तो बिल्कुल चिपक ही जाएगी ना। तो ये होता है सर्दियों में। तो वो जो कैपिलरी पेरिफेरल सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, अगर वो अफेक्ट हो गई है तो उन्हीं लोगों को रेनॉल्ड्स फिनोमेना हमने आंखों से देख लिया। यही हमारी बॉडी के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एकदम से ब्लड वेसल सिकुड़ गई सर्दी की वजह से, और हमें ब्लड सप्लाई जो है
स्लो हो गई, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं गई, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं गई, चक्कर आया गिर गए, या हार्ट अटैक आया गिर गए। तो यही वजह है, इसलिए अपने आप को वार्म रखना, अपनी बॉडी को गर्म रखना बहुत जरूरी है, खास करके सर्दियों में। और इसलिए सर्दियों में एक्सरसाइज करना और एक्टिव रहना और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है। फूड भी हम ऐसा खाएं जो नेचर में भी गर्म हो, उसका हमारी बॉडी पे हीटिंग इफेक्ट हो, और वैसे भी टेम्परेचर उसका गर्म। थोड़ी बहुत भी हार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है या पेन जरा सा भी महसूस होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके तो 80% से ज्यादा ब्लॉकेज है, आपको स्टेंट डलवाना ही पड़ेगा, तो क्या 80% ब्लॉकेज होने पर स्टेंट डलवाना जरूरी होता है? देखिए, डॉक्टर बीएम हेगड़े का नाम सुना है आप? जी बिल्कुल। उनको सुना है आपने कभी? तो वो कितनी खूबसूरती से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जी कि जैसे जैसे एक नस हमारी ब्लॉक होनी शुरू होती है ना, वैसे वैसे ही हमारी बॉडी का ये सिस्टम है कि कोलेटरल वेसल्स बननी शुरू हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी खुद बाईपास करती है जी, खुद बाईपास सर्जरी करती है। वो अब अंदर ही अंदर वो नेटवर्क दोबारा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है और वो उसको मालूम है कि ये वाली जो चीजें आउटडेटेड होगी, थोड़ा सा ये काम ठीक से नहीं करे, तो नया सामान लाओ, नई चीजें फटाफट से नया नेटवर्क बना दो, और ब्लड सप्लाई जो है वो रेगुलर रहती है। अब मुझे ये बात बताओ कि टेस्ट करवाने के तब आपको पता चला कि आपको 80%, 90% या 100% ब्लॉकेज है, वहां तो आप पैरों से चल के गए थे। बिल्कुल पैरों से चल के गए, अगर 90% 80% ब्लॉकेज थी तो पैरों पे तो खड़े भी नहीं हो सकते। पैर क्या खड़े क्या होना, अगर हार्ट पंप कर, अगर वो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो हार्ट की दीवारें तो काम ही ना करेंगी, नहीं करेंगी तो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को जाएगी नहीं। और ब्रेन को तो कुछ सेकंड अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो जो पैरों पे चल के इंसान टेस्ट करवाने गया, वो टेस्ट करवाते ही सीरियसली क्रिटिकली इल हो गया। अब यहाँ तो हमें लॉजिक की जरूरत है, यहाँ मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती, या तो बुद्धि विवेक जो हमें ईश्वर ने दिया, तर्क वितर्क, उसकी जरूरत है कि इसको समझने के लिए। तो इसी में आपका जवाब भी छुपा हुआ है कि अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है और रिपोर्ट ने ये ऐसे बता दिया, तो उसके लिए आप कुछ भी अंदर डालने को तैयार हो गए बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो जिसकी हमारी बॉडी जरूरत ही बता नहीं रही कि हमें कुछ जरूरत है, कोलेटरल वेसल्स बन रही हैं, तो हम वो क्यों चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी मेटल हमारे अंदर डाल दी जाए जिसको लेके हम जिंदगी भर इधर उधर घूमते रहे। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो उसके अंदर से भी नहीं जाने देते कि अगर स्टेंट पड़ा हुआ, पेसमेकर लगा हुआ, तो अब इधर मत जाओ, इधर से जाओ। बिल्कुल। तो वो बॉडी के नेचुरल ईएमएफ के साथ में भी ये सारी चीजें जो है वो इंटरफेयर करती है। हमारा जो खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारी जो हार्ट की तरंगे हैं, इसीलिए वाइब्रेशंस, हर चीज से, ये सब चीजों से बचना चाहिए, जो दूर रहना चाहिए, और वो काम करने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को अपने आप को ये जो इंटेलिजेंट काम करने की उनकी जो ताकत है वो बढ़े। वॉक करो, खाना उसी हिसाब से खाओ, टाइम पे, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ, सूरज डूबने से पहले खाना खा लो। सूरज डूबने से पहले मैंने इसलिए बोला कि 6 साढ़े 6 खाना खाओगे तो सूर्य डूबने के बाद सो भी जाओगे, नहीं तो खाना ही हम लोग 10 बजे खाते हैं, फिर या तो तुरंत सो जाते हैं या फिर रात को एक शिफ्ट और लगाने के लिए वेट करते रहते हैं। तो ये काम बंद करके अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंप्रूव करेंगे, ड्राई ब्रशिंग कीजिए रोज। अगर लगता है ना कि ब्लॉकेज है तो ड्राई ब्रशिंग करिए डेली, तो वो ब्लॉकेजेस को दूर करेगी। मंजिष्ठा है, दालचीनी है, काली मिर्च है, हल्दी है, ऐसी चीजें लीजिए, अश्वगंधा है, ये सब चीजें जो है हमारी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। और घी कहीं भी जाएगा तो वो उसको डिसॉल्व ही करेगा। जी हाँ, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में बैठिए, गर्म पानी में पैर डुबोइए, चलते रहिए। ये सारी चीजें करने से नसें अपने आप खुलती रहती हैं। नहीं भी खुलेगी ना तो नई बन जाएंगी। और ये मेरी रिसर्च, या मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, और ये तो रिसर्च बोलती है, और ये डॉक्टर बीएम हेगड़े जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज बोलती हैं। जी कहते हैं हरे पत्तों का जूस हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो कौन से पत्तों का जूस अच्छा होता है हार्ट के लिए? पत्ते सारे ही अच्छे होते हैं, और जब हम लोग अपने ट्रेडिशनल जो खाने थे, अगर उसको हम नकारेंगे, उनको छोड़ेंगे, तो फिर ये जूस ही बना के पीने पड़ेंगे। जूस पीजिए, बहुत अच्छा है।
पत्ते हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और हरे पत्तों का जूस, उसमें तुलसी हो, गिलोय हो, पपीते के पत्ते हो, पीपल के पत्ते हो, उसमें बरगद के पत्ते हो, उसमें अजवाइन के पत्ते हो, एलोवेरा हो, नीम के पत्ते हो, ऐसे कोई भी पत्ते जो हम खा सकते हैं और प्रकृति ने हमारे आसपास पैदा किए हुए हैं, जो हमारे आसपास मिल रहे हैं, उन्हीं पत्तों का जूस बना के हम लोग रोज लें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। कई सारी चीजों की कमियां जो ये अकेला ये जूस ही पूरा कर सकता है। हमारी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है, हमारी जो नसों की ब्लॉकेज है उसको ठीक करने में, हमारे जो शरीर में ओवर ग्रोथ होते हैं उनको ठीक करने में ये हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ये उस सिचुएशन तक हम पहुंचे ही ना, तो जो हमारी चटनियां खाते थे ना हम खाने के साथ में, उसको उसको साथ में रखिए अपने, उसको छोड़ना नहीं है। हर सीजन की अलग चटनी रहती थी। जैसे जैसे गर्मियों में पुदीने की चटनी, क्योंकि पुदीना ठंडा होता है। पत्ते खाने के लिए हमें भगवान ने हाथ दिए बनाने के लिए, पकाने के लिए, इसलिए हम जानवरों की तरह सीधा नहीं खाते हैं, हम पहले पकाते हैं फिर खाते हैं, पहले प्रोसेस करते हैं। तो वो पुदीने की चटनी गर्मी में रोज बनती थी, प्याज और पुदीना, क्योंकि दोनों ठंडा है। प्याज गर्मी से बचाता है ना, और जो लू लगने से पेट को भी ठीक करता है, लू लगने से भी बचाता है, और पुदीना भी ठंडा होता है नेचर में। तो ये दोनों चीजों की चटनी थोड़ी हरी मिर्च डाल के वो भी ठंडी रहती है नेचर में। तो ये जो है गर्मी में खाई जाती थी, पूरी गर्मी खाई जाती थी। सर्दी में अदरक और प्याज की चटनी शाम को कूट के खाते थे, कि दाल बनी है रोटी बनी है तो साथ में अदरक और प्याज की चटनी कूट लो, ऐसे बोला जाता था। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चटनी है जिन चीजों को हम प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। पिकलिंग होती थी, अचार बना के रखते, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है, बचाने वाले, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, विटामिन सी रिच। और इसमें जो मसाले डलते हैं वो सारे मसाले हमारी सेहत के लिए अच्छे होते थे। ये प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, पिकल्स एंड चटनी दोनों। तो ये प्रोटेक्टिव फूड है हमारे लिए। मतलब कहने का ये है कि आपको अचार खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, तेल मत पीजिए ना उसका। अभी बोलते कि उसमें जो तेल डाला हुआ है उससे आपका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई जब अचार खाते थे तब तो इतने हार्ट फेल हो ही नहीं रहे थे, अब नहीं खा रहे हैं तो फिर क्यों हो रहे हैं, अगर अचार खाने से ही हो रहे थे तो अचार को सूखा सूखा बनाइए। उसमें जो मार्केट में मिलते हैं वो तेल से भरे हुए इसलिए होते हैं कि वो पता नहीं कब कब तक वो पड़े रहते हैं। लेकिन पिकलिंग का मतलब ही स्टोरेज है। पिकलिंग मतलब अचार बनाना है, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, उसको ऑफ सीजन में हम खा सके। आम अभी आ रही है लेकिन हमारे शरीर को उसकी जरूरत है, तो कच्चे आम का अचार बना के रख लिया और पूरा साल खाया जी। रिश्तेदारों में बांटा, पड़ोसियों में बांटा, प्रेम प्यार भी बढ़ा और सेहत भी अच्छी हुई, वही लव हार्मोन भी बढ़े हाँ, और ये भी हुआ। तो ऐसी चटनियां हैं हमारी, अलग अलग तरह की चटनियां जो है अलग अलग। आज बरसात का मौसम है, ये बोला जाता है कि तला हुआ मत खाओ, पकौड़े मत खाओ। क्यों ना खाओ भैया, मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा फूड है जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, जिसमें कुछ ही मिनटों के अंदर जो है माइक्रोबियल बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं शुरू हो जाती। उबले हुए चावल, कटी हुई सैलेड, पका हुआ खाना, कुछ भी हो, या तो तुरंत खा लो, आपने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही उसके अंदर फर्मेंटेशन में वो, हाँ, बैक्टीरियल वो पनपने लगते हैं, कीड़े मकोड़े हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन तला हुआ फूड इस मौसम में खाने के लिए हमारे यहाँ रिवाज है, हम, है ना। पकौड़े, जैसे बारिश हुई तो पकौड़े खाने, साथ में चटनी बना लो, है ना। स्वाद नहीं है, सेहत है, बैलेंस हो जाता है, बैलेंस, क्योंकि उसको पचाने के लिए खट्टा चाहिए जी। और वो तला हुआ जो था तेल हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि बारिश का जो ये मौसम है उसमें वायु बढ़ती है, ड्राइनेस बॉडी में बढ़ती है, ये वायु को एक्यूमुलेट करने का सीजन है। अगर अभी इसको फिक्स नहीं किया तो ये जब तक सर्दियां आएंगी तब तक ये हड्डियों में घुस के, जोड़ों में घुस के अपना काम कर चुका होगा। उसको ड्राई करके और वो आपस में घिसने शुरू भी हो जाएंगे। इसलिए इस सीजन में हमें तला हुआ खाना है, खट्टे के साथ खाना है, ताकि उस दोनों ही चीजों में, खट्टे में और तले हुए में, कीटाणु नहीं पैदा होते जल्दी जल्दी जी, इनमें बहुत लेट से पैदा होते हैं।
और ये जो मौसम है यहाँ तो हर जगह पे कीटाणु पैदा हो रहे हैं हॉट एंड ह्यूमिड। मतलब हार्ट पेशेंट पकोड़े खा सकते हैं मगर लिमिटेड मात्रा में। बिल्कुल, उसको रिफाइंड में तल के मत खाओ, उसको सरसों के तेल में तल के खाइए, सरसों के तेल को अच्छे से पका के, लेकिन वो तेल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है पैसे बचाने के चक्कर में, नहीं तो वो पैसे लेके फिर हमारे पास आना पड़ेगा। हम तो बैठे ही हैं। कहीं इसी वजह से तो पूरी के साथ में आम का अचार फेमस नहीं है। हाँ बिल्कुल है, परांठे और पूरी के साथ में तो अचार खाली आम का ही नहीं, आम की चटनी खट्टी मीठी बना के और भी कई तरह के अचार अलग अलग सीजन में बनते हैं। हम लोग अदरक के अचार बना लेते हैं, लहसुन के बना लेते हैं, नींबू का बनता है जी। कोई भी खाइए। डॉक्टर अनु, आज यहाँ आप आई और आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।